ये क्वेश्चन प्रश्नावली 4.3 के एनसीईआरटी क्लास 10 का है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण। उसमें जो क्वेश्चन था बचा हुआ कह रहा था कि द्विघाती समीकरण का प्रयोग करके द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके ये द्विघात समीकरण जो है इसका मूल ज्ञात करना है ना। द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके मूल ज्ञात करना था। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो चेक करेंगे कि मतलब इसका अस्तित्व है या नहीं। तो a बराबर कितना होगा, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो a बराबर होता है। फिर b बराबर क्या होगा, x का गुणांक होगा 1। c बराबर क्या होगा -4। इस बात को ध्यान रखो कि माइनस के साथ लिखा जाता है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अब हम सबसे पहले चेक करेंगे मूल का अस्तित्व के लिए। मूल का अस्तित्व मतलब कि वास्तविक होगा कि काल्पनिक होगा, है ना। काल्पनिक को क्या कहते हैं, अवास्तविक, है ना। मूल का अस्तित्व होने के लिए चेक करेंगे, है ना, जांच करेंगे। तो क्या होता है कि d बराबर फार्मूला आता है b² - 4ac। ये मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। 0 से बड़ा और छोटा, इस तरह से हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर b का वैल्यू क्या 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे -4 इंटू a का वैल्यू 2 इंटू c का वैल्यू -4। तो हम देख रहे हैं कि 1 माइनस प्लस 4 × 16 दूनी 32, मतलब कि ये जो आया 33 आया वो कि बड़ा है, 0 से बड़ा है। तो अच्छी बात है कि बड़ा है, अतः जो ये मूल आएगा, अतः यहाँ लिखना चाहिए लेकिन मैं लिख रहा हूँ मूल का अस्तित्व है। मूल का जो है अस्तित्व है, मतलब मूल क्या है, वास्तविक है ना। मूल का अस्तित्व है, या इसे कह सकते हैं कि मूल वास्तविक है। जो द्विघात समीकरण का मूल होगा वो क्या, मूल क्या है, मूल वास्तविक है। और जब मूल वास्तविक है तो द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके मूल निकालना है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखो। तो द्विघाती सूत्र क्या होता है, x बराबर मैंने बताया था कि -b प्लस माइनस रूट b² - 4ac बटे 2a। यही फार्मूला होता है, यही द्विघाती सूत्र है, ठीक है। एक बार जब प्लस लेंगे, ये द्विघाती सूत्र है, द्विघाती सूत्र। जब हम एक बार प्लस लेंगे तो क्या होगा, प्लस के साथ होगा, जब एक बार माइनस लेंगे तो माइनस के साथ होगा। तो इससे हम अलग अलग इस तरह से भी लिख सकते हैं। दो मूल होगा ना, एक अल्फा एक बार बीटा होगा। तो अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, एक बार जब प्लस लेंगे तब एक सूत्र बनेगा, है ना, -b प्लस b² - 4ac बटे 2a। और एक बार जब माइनस लेंगे तब क्या होगा, -b माइनस रूट b² - 4ac बटे 2a। ये हो जाएगा, दो सूत्र है। कभी कभी किसी बुक में ये b² - 4ac बराबर d होता है ना, तो इस तरह से भी लिखा दिखाई पड़ेगा, उससे घबराना नहीं है। x का मान माने कि एक अल्फा मूल हो गया, एक बीटा मूल हो गया, ठीक है। अल्फा बीटा जो शून्य होता है वही मूल है। तो अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, -b प्लस, देखो b² - 4ac बराबर d होता है ना, मैंने अभी निकाला था, मूल का अस्तित्व निकाला था। तो इसको कैपिटल D भी लिख सकते हैं, इस बात को ध्यान रखो, बटे 2a। और इसीलिए बीटा बराबर क्या हो जाएगा, -b माइनस रूट कैपिटल D बटा 2a, है ना। इस तरह से हो जाएगा। तो हम यहाँ जब पुट करेंगे तो वैल्यू निकल जाएगा। अल्फा का वैल्यू क्या निकलेगा, फार्मूला में देखो b बराबर डाल देंगे तो b बराबर 1 दिया हुआ था, तो माइनस और 1 दिया हुआ था प्लस रूट d का वैल्यू कितना आया था, देखो मैंने निकाला था, ये जो d का वैल्यू आया था b² - 4ac करने पर आया था 30। ये जो वैल्यू है वो d का वैल्यू है, ठीक है। तो d का वैल्यू 30 आया था, 30 मूल का अस्तित्व निकालने के लिए। तो यहाँ पर 30 अंदर में रख देंगे बटे 2 गुना a का वैल्यू 2 है तो 2 रख दिए। ये बीटा बराबर क्या होगा, -1 माइनस रूट d का वैल्यू अभी मैंने लिखा हूँ 33, तो 33 हो जाएगा बटे 2a।
2 इंटू ए का वैल्यू क्या है 2। ठीक, ये हो गया। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा -1 प्लस रूट 33/4। इसी तरह से बीटा बराबर क्या हो जाएगा -1 माइनस रूट 33/4। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से बनता है द्विघात समीकरण का, द्विघाती फार्मूला लगा करके द्विघात समीकरण का क्वेश्चन। हम यही प्रयोग करेंगे। देखो, जब क्वेश्चन नहीं बनता तो हम इसी द्विघाती समीकरण, द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे, यही द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे जब क्वेश्चन गुणनखंड विधि से नहीं बनेगा तब। लेकिन हम बार बार गुणनखंड विधि से ही बनाएंगे क्योंकि उससे आसान होता है। जब गुणनखंड विधि से नहीं बनेगा तब हम द्विघाती सूत्र का प्रयोग करते हैं क्योंकि इससे आसान होता है बनाने में द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके, है ना। लेकिन जब क्वेश्चन में स्पेशल कह दिया जाएगा कि पूर्ण वर्ग विधि द्वारा बनाओ, तो हमको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ही हल करना पड़ेगा द्विघात समीकरण को, क्योंकि उसका ज़रूरत पड़ता है थोड़ा किसी अगले क्लास में भी, हायर क्लास में कभी कभी, और कुछ सर्टेन क्वेश्चन में जो रहता है, नॉर्मल क्वेश्चन भी रहता है, तो उसमें उस तरह का ज़रूरत पड़ता है तो बनाना पड़ता है। ठीक है, तो हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगा। तो मैं नेक्स्ट क्लास अगला पेज पर सॉल्व करता हूँ। इस क्वेश्चन में ए बराबर कितना दिया हुआ है? इस क्वेश्चन में ए बराबर दिया हुआ है 4, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होता है वो ए होता है। बी बराबर कितना दिया हुआ है 4√3। सी बराबर कितना दिया हुआ 3। ठीक, ये दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे, डी निकालेंगे ना, तब मूल वास्तविक होने के लिए हम चेक करेंगे। मूल वास्तविक ही रहना चाहिए, काल्पनिक रहेगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा, निकालने से भी कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो मूल वास्तविक होने के लिए या मूल का अस्तित्व होने के लिए, मूल वास्तविक उसी को कहते हैं कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। ठीक है, मूल वास्तविक होने के लिए जांच करते हैं। ठीक है, उसी को कहते हैं कि मूलों की प्रकृति चेक करना। तो डी बराबर क्या फॉर्मूला आता है b² - 4ac मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं चेक करके। एक बी का वैल्यू कितना है 4√3 का स्क्वायर -4, ए का वैल्यू 4 इंटू सी का वैल्यू 3। तो 4 चौक 16 हो जाएगा, गुना √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, 4 चौक 16 या 48। तो बराबर में आ रहा है 0 बराबर 0, अतः मूल क्या होगा वास्तविक होगा। ठीक है, मूल वास्तविक होगा। मूल का प्रकृति एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब मूल वास्तविक होगा और मूल का अस्तित्व भी है। मूल का अस्तित्व है तो हम द्विघाती सूत्र लगा करके ज्ञात करते हैं। x बराबर क्या होता है -b प्लस √b² - 4ac। ठीक है, प्लस माइनस होता है बटे 2 और a क्या हो जाएगा। जब हम एक बार प्लस लेंगे तो क्या होगा, देखो b बराबर दिया हुआ है 4√3, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तो माइनस हो जाएगा। देखो क्वेश्चन में दिया b बराबर क्या 4√3, हम यहाँ पर रखेंगे 4√3 प्लस माइनस √b²। तो b का वैल्यू कितना है 4√3 का स्क्वायर -4 इंटू, यहाँ पर देखो डायरेक्ट दिया हुआ था वैल्यू b² - 4ac का दिया हुआ था, मैंने लिख रहा हूँ फिर भी 4 गुना c का वैल्यू 3 है। ठीक, बटा 2 इंटू ए का वैल्यू 4। तो यहाँ से प्लस माइनस के साथ निकल जाएगा ना, -4√3 प्लस माइनस, देखो ये 48, ये 0 के बराबर आया था क्योंकि 48 और 48, 4 चौक 16 48, 0 हो गया तो √0, तो 0 के तो 0 ही होगा, बटे 4 दूनी 8। मतलब क्या है, जब हम 0 प्लस के साथ लेंगे तो क्या होगा -4√3 बटे 8, और जब माइनस लूँगा तो भी -4√3 बटे 8 ही होगा। तो 2 वैल्यू निकल गया ना, 2 ही वैल्यू तो, एक अल्फ़ा का वैल्यू आएगा तो काटेंगे तो √3 बटे 2 आएगा माइनस में, फिर वो दूसरा भी क्या आएगा √3 बटे 2 आएगा माइनस में। ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। हम इसी पार्ट का हम 4 नंबर क्वेश्चन
चेक करते हैं अगले पेज पर। ये क्वेश्चन नंबर 3 था, ठीक है। यहाँ पर हम चेक करेंगे पहले मूल का अस्तित्व। ए बराबर कितना है, x² का गुणांक 2, b बराबर कितना है, x का गुणांक 1, c बराबर 4, ठीक। तो मूलों की प्रकृति देखेंगे। प्रकृति मतलब कि किस तरह का नेचर है, कैसा है, वास्तविक है कि काल्पनिक, उसी को कहते हैं कि मूलों की प्रकृति। वास्तविक की काल्पनिक होगा, ठीक है, वो हम चेक करते हैं वास्तविक या काल्पनिक। अगर जो निगेटिव आएगा काल्पनिक, ठीक है। अगर जो निगेटिव आएगा डी का वैल्यू अगर जो निगेटिव आएगा तो काल्पनिक होता है। मूलों की प्रकृति क्या होता है, काल्पनिक होता है, ठीक है। लेकिन जब डी का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 आता है तो वो वास्तविक होता है। तो डी बराबर क्या फॉर्मूला आता है, b² माइनस 4ac मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स 0। तो b का वैल्यू क्या, 1 का स्क्वायर करेंगे -4 इंटू a का वैल्यू 2 है और c का वैल्यू 4 है। तो हम देख रहे हैं 1 में 4 16 दूनी 32, जो कि -31 आ रहा है और वो 0 से बड़ा नहीं ना है। अतः यहाँ पर अतः जो है वो मूल वास्तविक नहीं होगा, ठीक है, मूल काल्पनिक होगा। और काल्पनिक होगा तो काल्पनिक हम नहीं निकालते, मतलब मूल का अस्तित्व तो है ही नहीं, है ना, काल्पनिक होगा। ऐसा इसलिए होता है ना, काल्पनिक क्यों होता है, क्योंकि देखो आज तक हम जितना भी पढ़े हैं तो वर्गमूल हम धनात्मक संख्या का पढ़े हैं, जैसे 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3, इस तरह से पढ़े हैं। लेकिन -2 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, -3 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, ये हायर क्लास में पढ़ाया जाता है। इसी कारण से ये वास्तविक संख्या नहीं है, ये काल्पनिक मूल है। जब काल्पनिक संख्या है तो काल्पनिक मूल होगा। तो काल्पनिक मूल की चर्चा हम अगले हायर क्लास में करेंगे, यहाँ पर नहीं बताया जाता। तो यहाँ पर निकालेंगे भी तो दिक्कत हो जाएगा, मतलब कि माइनस में आएगा, तो इसलिए नहीं निकाला जाता। क्योंकि एक बार हम रख करके भी दिखा देते हैं, ठीक है। जैसे कि x बराबर द्विघाती सूत्र क्या होता है, फार्मूला द्विघाती सूत्र यही ना फार्मूला होता है, x बराबर -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac बटे 2a, ये होता है। तो x बराबर क्या होगा, b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू 1 है, तो मैं 1 रख दिया हूँ, प्लस माइनस रूट, देखो b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac क्या -31 है, क्या है -31 हो गया बटा 2 इंटू a का वैल्यू 2 है। देखो रूट के अंदर में माइनस आ गया है, रूट के अंदर में माइनस रहता नहीं है और रूट के अंदर माइनस में आ गया, क्योंकि आज तक हम कभी निगेटिव संख्या का वर्गमूल निकाले ही नहीं है। जब भी निकाले हैं तो 9 का 16 का इस तरह से धनात्मक संख्या का, और यहाँ पर ऋणात्मक संख्या। तो जब ऋणात्मक संख्या है तो ये क्या है, एक प्रकार से मूल काल्पनिक हो गया ना, तो ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। मूल का अस्तित्व ही नहीं, तो लिखेंगे कि मूल का अस्तित्व नहीं है। और अगर जो आंसर होगा तो इस तरह से होगा, ठीक है। अगले जो कि हम 11वां क्लास में पढ़ेंगे, अस्तित्व, मूल का अस्तित्व वास्तविक नहीं है, ठीक है, वास्तविक नहीं है, काल्पनिक है। क्या है, काल्पनिक है। तो ये हमारा आंसर हो चुका है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पेज पर लिख करके सोल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है, वही एक्सरसाइज है, 4.3 ही है। तो हम इसे हल करते हैं। मूल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एलसीएम लेंगे, 1 और x का एलसीएम x होगा। 1 से जब भाग देंगे x में तो आएगा x, तो x भागफल x आएगा, तो x आएगा भागफल, तो x को हम गुना करेंगे x के साथ, तो x² हो जाएगा। और माइनस जब x से भागा देंगे लसा x में भाग, तो 1 आएगा, भागफल 1 आएगा। तो 1 गुना 1 तो क्या होगा, 1 बराबर 3, ये हो गया। अब देखो इधर क्या है, x² माइनस 1 तो है ही, इधर भागा है तो 3 के साथ करेंगे तो क्या होगा, गुना हो जाएगा 3x। अब मैं इस 3x को बाएं तरफ लाता हूँ तो क्या होगा, x² माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0, ये हो गया। तो अब हम इसका क्या करेंगे, गुणनखंड निकाल करके, गुणनखंड करके इसका हम समीकरण का मूल ज्ञात करेंगे। तो गुणनखंड द्वारा तो बनेगा ही नहीं, तो हम डायरेक्ट फार्मूला लगा देते हैं, द्विघाती सूत्र लगा देते हैं, ठीक है। द्विघाती सूत्र क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac, है ना।
बटे 2a ये होता है। तो माइनस देखो b बराबर क्या है -3, x का जो गुणांक होता है वो क्या होता है -b, तो -3 हो गया, ठीक है, वो b होता है। प्लस माइनस रूट b स्क्वायर में भी मैंने होता है कि -3 का स्क्वायर। पहले लिखना पड़ेगा, जैसे ये आया था तो सबसे पहले तुमको लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट सूत्र लगाने से फ़ायदा नहीं होगा। सबसे पहले हम चेक भी कर सकते हैं ना, भी लिखेंगे कि a बराबर 1 है, जो x स्क्वायर का गुणांक है वो 1 है, b बराबर कितना है तो x के गुणांक -3 है। ये लिखना पड़ेगा, तभी निकालेंगे, तो नहीं निकलेगा, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम b स्क्वायर -4ac निकालेंगे। b स्क्वायर हो गया -4, फार्मूला से सूत्र से होता है, और a का वैल्यू कितना है 1, और 4a, c का वैल्यू कितना -1, ये हो गया बटा 2 और a का वैल्यू कितना है 1, ये हो गया। तब निकलेगा यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो निकलेगा। तो हम यहाँ लिख रहे हैं डायरेक्ट, ये -3 होगा प्लस माइनस रूट, देखो 3 तिया 9 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस में 4 होगा, ठीक है, 4 का 4 बटा 2 गुना 1 तो 2 ही होगा, ठीक है, तो 2 वैल्यू आएगा। जब हम 9 4 13 होगा तो -3 प्लस माइनस रूट 13 बटे 2, तो यही आंसर हो गया। जब प्लस लेंगे तो क्या होगा -3 प्लस रूट 13 बटे 2, जब माइनस रहेगा तो 3 माइनस रूट 13 बटे 2, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। क्या हुआ x का वैल्यू, x का वैल्यू होगा -3 प्लस रूट 13 बटे 2, एक ठो होगा, और एक ठो -3 माइनस रूट 13 बटे 2, ये आंसर होगा। इसका मूल का प्रकृति में निकाल दिया। तो अब हम इसी पार्ट का दूसरा क्वेश्चन अगले पेज पर लिख करके सॉल्व करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में 3.3 का दूसरा क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों का क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। देख रहे हैं कि दोनों अलग अलग है, तो एलसीएम में क्या होता है, जैसे कि 3 और 4 का एलसीएम निकालते हैं तो दोनों अलग होता है, नहीं लगता है, तो दोनों को गुना कर देते हैं, वही एलसीएम हो जाता है, लसा हो जाता है। लसा क्या हो जाता है, दोनों का गुणनफल ही लसा हो जाता है। तो यहाँ पर भी अलग अलग है, एगो x + 4 है, एगो x - 7 है, दोनों अलग अलग है, तो इसका गुणनफल ही लसा हो जाएगा। तो x + 4 हो गया इंटू x - 7 हो गया। अब हम जब x + 4 से लसा को पूरे भागा देंगे तो क्या होगा, x + 4 तो कट जाएगा, बचेगा क्या x - 7। तो x - 7 जो भागफल आया वो 1 से जब गुना करेंगे तो क्या आएगा, उतना ही आएगा ना, x - 7 ही आएगा। तो x - 7 हो गया, फिर माइनस लिखा हुआ तो माइनस ब्रैकेट देंगे, जब x - 7 से भाग देंगे लसम में पूरे में तो x - 7 कट जाएगा, बचेगा क्या x + 4। तो x + 4 को हम क्या करेंगे 1 के साथ गुना करेंगे तो x + 4 हो जाएगा, ठीक, बराबर 11/30, ये हो गया। तो अब देखो ये माइनस में x होगा ना, इसको हम लिख ही देते हैं, ठीक है, x - 7 होगा, ये माइनस के साथ गुना होगा x के तो -x, और ये माइनस के गुना होगा 4 के साथ तो -4 बटे क्या होगा x + 4, और ये क्या हो जाएगा x - 7 बराबर 11/30, ठीक, ये हो जाएगा। देखो ये x में से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो कैंसिल हो जाएगा -7 और -4 तो माइनस में 11, ठीक है, ये हो जाएगा बराबर 11/30, ये हो गया। तो अब देखो ये ऊपर कट जाता है, ठीक है, ऊपर कट जाता है, लेकिन हम काटेंगे नहीं, लेकिन क्योंकि समझ में नहीं आएगा आप लोगों को, ठीक है, इसलिए हम काटेंगे नहीं, सिर्फ तिरछी गुना कर देंगे, इसके साथ और इसको इसके साथ। तो गुना करेंगे क्या होगा, इसको इन दोनों को हम एक साथ रखेंगे तो क्या होगा x + 4 इंटू x - 7 और गुना 11 था बराबर 30 गुना 11 करेंगे, 30 गुना -11, ठीक, ये हो गया। तो अब देखो ये गुना में उधर जा क्या करेंगे, भागा करेंगे ना, तो x + 4 होगा इंटू x - 7 होगा बराबर में 30 गुना -11 बटे इधर गुना था यहाँ पर, तो क्या इधर भागा, 11 कट जाएगा तो -1 बचेगा, ठीक है, -1 बचेगा। अब हम क्या करते हैं, इसको गुना करते हैं, तो x गुना x क्या होगा,
एक्स स्क्वायर होगा, फिर एक्स गुना -7 तो क्या होगा -7x, फिर प्लस में 4 गुना एक्स तो क्या होगा प्लस में 4x होगा, फिर 4 गुना -7 तो -7×28 होगा, बराबर में 30 गुना -1 तो 30 गुना -1 क्या होगा -30। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इस -30 को बाएं तरफ लाएंगे, तो जब बाएं तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, जब ये 30 को लाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा प्लस में 30 हो जाएगा, दाएं तरफ तो 0 बचेगा और ये माइनस में 28 था। ठीक है, देखो बड़ा क्या 7x बड़ा है 4x छोटा है, तो 7 के आगे जो चिन्ह है वो लिखेंगे, अब बड़े में से छोटा घट जाएगा, तो 7 में से 4 जाएगा तो 3x माइनस में बचेगा, तो x स्क्वायर -3x, 30 में से 28 गया तो 2 प्लस में। ठीक, ये मेरा द्विघात समीकरण बन गया इस तरह से फॉर्मेट में। अब ये द्विघात समीकरण के फॉर्मेट में बन गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम दो विधि से भी सोल्व कर सकते हैं। पहला तो a बराबर 1 हो गया, x स्क्वायर का गुणांक 1 है, b बराबर माइनस के साथ 3 है और c बराबर 2 है। तो द्विघाती समीकरण का द्विघाती सूत्र का भी प्रयोग करके हम हल कर लेंगे और गुणनखंड विधि से भी हल कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर गुणनखंड विधि आसान हो रहा है। ठीक है, तो x बराबर क्या होता है -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर -4ac, यही ना होता है बटा 2a, ये होता है फार्मूला। तो यहाँ पर रखेंगे तो क्या होगा -b तो क्या है -3 प्लस माइनस रूट -3, b का वैल्यू क्या है -3 ही, तो -3 का स्क्वायर कर दिए हैं। ठीक है, -4 गुना a का वैल्यू कितना है 1 और गुना -3 बटा 2 और a का वैल्यू 1। तो यहाँ से क्या होगा माइनस माइनस प्लस, देखो 3 तिया 9 प्लस में होगा, इस बात को ध्यान रखो, प्लस में 9 और 4 तिया 12 प्लस में, तो 12 9 21 हो गया प्लस में। ठीक है, बटे में 2, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। एक बार प्लस लेंगे तो होगा क्या 3 प्लस रूट 21 होगा बटे 2, और जब माइनस लेंगे तो 3 माइनस रूट 21 बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, यही 2 तो होबे करेगा और कुछ थोड़ी होगा, 12 9 21। ठीक, ये हो गया। तो अब हम इसको गुणनखंड विधि द्वारा भी हल करते हैं। क्या है एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2 बराबर 0, यही ना है, तो इसको हम गुणनखंड विधि द्वारा भी हल करते हैं। देख रहे हैं कि यहाँ पर कि जैसे कि 2 का जब हम गुणनखंड करेंगे, 2 का गुणनखंड करेंगे तो 2 का 2, तो 2 और 1 3 भी हो जाता है, बीच वाला बराबर भी हो जाता है, और गुना करने पर 2 का 2 भी हो रहा है। तो एगो 2x लिखेंगे, एगो 1x लिखेंगे, क्या लिखेंगे एगो 2x लिखेंगे माइनस में, और माइनस में एगो 1x लिखेंगे, प्लस 2 ऐसे ही उतार देंगे। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में x कॉमन है, तो जब x 2 में से एगो x बाहर निकालें तो एगो बचेगा, तब ना पावर गुना जुट करके 2 हो जाएगा। ठीक है, तो x तो बाहर आ गया तो 2 बचेगा, -2 हो गया, यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं रहता तो 1 रहता है कॉमन, तो x हो जाएगा, और माइनस देंगे तो ना माइनस माइनस क्या होगा प्लस। ठीक है, बराबर में 0, x -2 कॉमन है। ठीक है, x -2 कॉमन है, तो x -2 कॉमन हो गया, और जब x -2 बाहर आ गया है तो बचेगा क्या, ये x होगा, और इसमें से x -2 बाहर आया तो इसमें क्या बचेगा 1 आएगा। ठीक है, तब 0 हो गया। ठीक, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सॉरी इसमें थोड़ा सा मैं गलत कर दिया, यहाँ पर c का वैल्यू 2 है, सॉरी मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, यहाँ पर c का वैल्यू 4ac, तो c का वैल्यू 2 था। ठीक है, ये मैं मिस्टेक कर दिया हूँ। तो 4 दूनी 8 घटेगा, 9 में से 8 गया तो 1 होगा, और 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। ठीक है, 1 का वर्गमूल 1 होता है, मैं ये मिस्टेक कर दिया हूँ, सॉरी। 1 का वर्गमूल 1 होगा तो क्या हो जाएगा, 1 का वर्गमूल तो 3 है 1 4, 4 बटे 2, फिर 3 में से 1 गया 2 बटे 2, यही 2 होगा। तो 4 बटे 2 करेंगे तो क्या वैल्यू क्या आएगा, 4 बटे 2 मतलब कि 2 आएगा एक ठो, और 2 बटे 2 करेंगे तो 1, तो 2 और 1 आंसर आएगा। 2 और 1 मैंने गलती कर दिया था, थोड़ा ध्यान नहीं दिया था। ठीक है, 4ac का c का वैल्यू 2 ना है, तो 4 दूनी 8 होगा, ये 2 होगा,
तो नहीं आता। 9 में से 3 तिया 9 में से 8 गया, 1 होगा, 1 होगा तो 3 और 1 4 बटे 4 का वर्गमूल क्या हो जाता है, 4 का वर्गमूल 3 1 4, 4 बटे 2 तो 2 हो जाएगा। और यहाँ 3 में से 1 घटेगा तो 2 बटे 2, तो 2 बटे 2 मतलब 1 हो जाएगा। तो यही दोनों आंसर होगा। यहाँ से भी देखो, जब हम x माइनस 2 को 0 के बराबर करेंगे तो ये जब दाएं तरफ जाएगा तो क्या आएगा, 2 आएगा। देखो यहाँ से भी 2 आ रहा है, एक ठो यहाँ भी 2 आया है। और जब इसको 0 के बराबर करेंगे, x माइनस 1 को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर 1 आएगा। तो वही ना 2 और 1 के आंसर आ रहा था मूल, तो 2 और 1 के आंसर हो गया। थोड़ा थोड़ा मिस्टेक कभी हो जाता है, ध्यान न रहता तो गलत हो जाता है, ठीक है। लेकिन इस बात को ध्यान रखो, यहाँ पर c बराबर 2 था, मैंने गलती से लिख दिया था उतना, ठीक है। तो 4 दूनी 8 1 9 हज़ार। तो मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पेज पर लिख करके सॉल्व करता हूँ। चौथा नंबर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कह रहा है, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष बाद आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो मान लेते हैं कि माना कि रहमान की वर्तमान आयु, माना कि रहमान की वर्तमान मतलब अभी का उम्र, वर्तमान आयु क्या है, x वर्ष है, ठीक है। अभी का उम्र कितना है, x वर्ष है, ठीक। तो अभी का उम्र x वर्ष हो गया, तो 5 वर्ष बाद क्या होगा, है ना, 5 वर्ष बाद आयु क्या होगा, तो 5 वर्ष जोड़ देंगे x प्लस 5 वर्ष प्रश्न से, ठीक। प्रश्न से क्या बोल रहा है कि 3 वर्ष पहले की आयु का व्युत्क्रम, तो x में से 3 घटा देंगे तो x माइनस 3 वर्ष हो जाएगा। तो x माइनस व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, है ना। जो अंश है वो हर बन जाएगा, हर है तो अंश बन जाएगा। जैसे कि बोलेगा कि 5 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो 1/5। बोलेगा कि 3 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो 1/3, इस तरह से। तो x माइनस 3 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/x माइनस 3, है ना, 3 वर्ष पहले रहमान की आयु का व्युत्क्रम। तो 3 वर्ष पहले रहमान की आयु x माइनस 3 था, तो व्युत्क्रम करेंगे तो 1/x माइनस 3 हो जाएगा। और 5 वर्ष बाद आयु के व्युत्क्रम, तो 5 वर्ष बाद x प्लस 5 के व्युत्क्रम मतलब उल्टा हो जाएगा, मतलब x प्लस 5, 1/x प्लस 5 हो जाएगा। व्युत्क्रम का योग मतलब जोड़, कितना है, 1/3 है, ठीक है। तो इसको हल करेंगे तो वही x का वैल्यू आ जाएगा, वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने अभी इस तरह के क्वेश्चन हल किया था, तो उसी तरह से ये भी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5। जब हम x माइनस 3 से भागा देंगे तो x प्लस 5 होगा, 1 से गुना करेंगे तो x प्लस 5 होगा, जोड़। जब x प्लस 5 से लसा को भागा देंगे तो x माइनस 3 आएगा, बराबर 1/3, ये हो गया। तो x और x 2x हो गया, 5 में से 3 गया तो 2, ये हो गया, बटे x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5 बराबर 1/3, ठीक है, ये हो गया। अब तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं, तो जब तिरछा तिरछी गुना करेंगे क्या होगा, 3 दूना 6x, 3 दूना 6। और जब हम इसको यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5, ठीक। 6x प्लस 6 है, x गुना x करेंगे तो x स्क्वायर होगा, x गुना 5 करेंगे तो 5x होगा, और माइनस में 3x होगा, 3 × 5 = 15, ये हो गया। देखो ये होगा एक्स स्क्वायर, 5 में से 3 गया तो प्लस में 2x होगा, माइनस 15, 6x प्लस 6। ये दोनों को जब हम दाएं तरफ लाएंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर, ये प्लस में जो है इधर आके माइनस में 6x हो जाएगा, प्लस में 2x होगा, माइनस 15 है, और ये प्लस में इधर आके क्या होगा, माइनस में 6 होगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, एक्स स्क्वायर, माइनस में ज़्यादा बड़ा है तो माइनस वाला चिन्ह लगेगा, और बड़ा में से छोटा घटेगा तो -4x, 15 छो कितना होगा, -21, मतलब 0 के बराबर है।
तो इसको हम गुणनखंड से भी बना सकते हैं। 21 है तो 21 का गुणनखंड करेंगे 3 सत्ती 21। तो देख रहे हैं कि 7 में से 3 घटाने पर 4 आ रहा है। तो मतलब क्या, एक बड़ा वाला में माइनस लगाएंगे क्योंकि माइनस में ये है, तो 7 के साथ माइनस लगाएंगे, इसके साथ प्लस लगाएंगे, तो -7x प्लस 4x। ठीक है, -7x प्लस 4x। और पहला पद x² ऐसे ही रह जाएगा, अंतिमा पद भी ऐसे ही रह जाएगा। इसमें क्या कॉमन है, इसमें x कॉमन है, तो यह क्या होगा, x होगा माइनस x तो मैंने बाहर निकाले हैं तो 7 बचेगा। 4 इसमें क्या कॉमन है, इसमें एक यहाँ पर सॉरी 3 ना हुआ तब 7 में से 3 के 4। इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, तो 3 जब बाहर लेंगे, ये 3 बाहर लेंगे तो x बचेगा, और 3 से भागा देंगे 21 में, तो 3 सत्ती 21, 7 बार तो 7। ठीक है, बराबर 0। तो x माइनस 7 कॉमन लेंगे, x माइनस 7 कॉमन आएगा तो क्या होगा, इससे x आएगा और इससे प्लस में 3 आएगा, क्योंकि ये तो x माइनस 7 बाहर निकल गया तो 3 ही नहीं लिखेगा। तो जब ये 0 के बराबर होगा, x माइनस 7 जब 0 के बराबर होगा तो x बराबर 7 आंसर होगा, और जब x प्लस 3 0 के बराबर होगा तो x बराबर -3 होगा। तो किसी का उम्र निगेटिव थोड़ी होगा, जैसे कि मान लेंगे हम कभी कहे हैं कि एक लड़का का उम्र -5 वर्ष है, -2 वर्ष है, उस तरह से नहीं होगा। तो ये माइनस में जो आया x बराबर -3, तो ये उम्र नहीं होगा। ठीक है, ये उम्र नहीं होगा, उम्र ये होगा, ये 7 वर्ष आंसर होगा। ठीक है, तो वर्तमान उम्र कितना हो गया, 7 वर्ष। मतलब रहमान का वर्तमान उम्र कितना हो गया, 7 वर्ष हो गया। ठीक है, ये आंसर हो गया। तो हम 5वां नंबर क्वेश्चन अगले पेज पर लिख करके सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में करा कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों के योग 30 है। मान लेते हैं कि माना कि शेफाली जो है वो गणित में x अंक प्राप्त करता है। ठीक है, x अंक प्राप्त करता है। तो एगो गणित में x अंक प्राप्त किया और टोटल कितना 30 है, तो अंग्रेजी में कितना प्राप्त किया होगा। 30 में से गणित वाला घटा देंगे तो अंग्रेजी वाला बचेगा ना। जैसे कि मान लो कि 50 रुपया में 2 भाई में बांटना है, राम को 20 रुपया दिए हैं तो श्याम को 30 रुपया मिलेगा। 50 में 20 घटाएं तभी ना 30 आया। उसी तरह से जब गणित में x अंक आया है मान लेते हैं, ठीक है, तो अंग्रेजी में क्या होगा, 30 में से x ही होगा। तो अंग्रेजी में कितना अंक होगा, अंग्रेजी में प्राप्त किया गया अंक क्या होगा, प्राप्त किया गया अंक 30 में से x घटा देंगे। ठीक है, 30 में से क्या करेंगे, x घटा देंगे। ठीक, अब बोल रहा है प्रश्न से, ठीक है, बोल रहा है कि यदि गणित में 2 अंक अधिक होता, पहले गणित में क्या था, x अंक था, अगर जो 2 अंक ज़्यादा होता और अंग्रेजी में 3 अंक कम होता, तो अंग्रेजी में कितना है 30 माइनस x है, तो इसमें से अगर जो 3 अंक कम होता, ठीक है, कम होता तो दोनों के अंकों का गुणनफल, मतलब कि गणित में जो अंक अब आया, जब 3 अंक अधिक बढ़ गया गणित में और अंग्रेजी में 3 अंक घट गया, तो अब जो आया तो दोनों के अंक का गुणनफल कितना के बराबर है, 210 के बराबर है। ठीक है, दोनों कितना है, 210 के बराबर। मतलब कि जो गणित में जब 2 अंक ज़्यादा आया तो ये x में से 2 अंक बढ़ेगा ना, x में 2 अंक बढ़ेगा, पहले x अंक था, अब बोला है कि 2 अंक अधिक लाया, 2 अंक जब अधिक लाया तो क्या होगा, 2 अंक बढ़ जाएगा, गणित में x प्लस 2 अंक हो जाएगा। और अंग्रेजी में बोला है कि 3 अंक कम हो जाता, तो पहले अंग्रेजी में कितना था, 30 माइनस x था, तो 30 माइनस x में से 3 अंक घटा दिए, है ना, 3 अंक घट गया था ना, क्योंकि अंग्रेजी में 3 अंक कम हो गया। तो बोल रहा है कि अब जो अंक प्राप्त हुआ गणित में और अंग्रेजी में, दोनों का गुणनफल 210 के बराबर है, 210 अंक के बराबर। तो 210 यहाँ पर मैंने लिख दिया हूँ। अब मैं इसको हल करता हूँ, तो x प्लस 2 तो ऐसे ही रहेगा, तो 30 में से 3 जाएगा तो क्या होगा, 27 माइनस x बराबर 210। x गुना 27 करेंगे तो क्या होगा, 27x, फिर x गुना माइनस x करेंगे तो माइनस x स्क्वायर, फिर 2 गुना 27 करेंगे तो 54 होगा, और 2 गुना माइनस x करेगा तो माइनस
2x बराबर 210, ये हो गया। ठीक है, तो 27 में से 2 जाएगा तो कितना होगा 25x, ये माइनस में x स्क्वायर है प्लस में 54। ठीक है, और जब इसको हम बाएं तरफ लाएंगे तो माइनस में 210 बराबर 0 हो गया। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में जो ये एक्स स्क्वायर है माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस में 25x है। देखो 210 बड़ा है तो इसका चिन्ह लगेगा। अब 210 में से बड़ा में से ही 54 घटेगा, तो 10 में से 4 गया 6, ये बेटा 0, तो 20 में से 5 किया, 20 में से 5 गया तो कितना होगा 15, 156 बराबर 0। ठीक, अब हम देख रहे हैं कि माइनस में है, एक्स का गुणांक कभी भी, एक्स स्क्वायर का गुणांक कभी भी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, निगेटिव में नहीं होना चाहिए। तो प्लस में करने के लिए क्या करेंगे, -1 कॉमन लेंगे। ठीक है, -1 जब कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस जो है माइनस होगा, तभी ना माइनस माइनस प्लस होगा, ये माइनस और इसके साथ माइनस होगा, तो कितना हो जाएगा, ये 25x हो जाएगा। माइनस मैंने बाहर निकाल दिया तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस में 156 बराबर 0, ये हो गया। ठीक, तो ये माइनस जो है -1 से जब 0 में भाग देंगे तो क्या होगा 0 हो जाएगा, ये हट जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं रहा। ठीक है, हट जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 बराबर 0। अब हम द्विघाती सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं और गुणनखंड से भी कर सकते हैं। मेरा गुणनखंड से अच्छा लगता है और आसान भी होता है, तो हम गुणनखंड से ही ज़्यादा बनाते हैं द्विघात समीकरण। नहीं जब बनता है तो अब हम द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके हल करते हैं, लेकिन हम गुणनखंड से ही ज़्यादा क्वेश्चन बनाते हैं। 2 से लगाएंगे तो क्या होगा, 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 3 6, 2 9 18, फिर 3 से लगाएंगे तो 3 का 3 3 3 9, ये हो गया 13। देख रहे हैं कि 4 4 3 12, ये 12 और 13 है ना, 12 अलग रखेंगे 13 अलग रखेंगे, तो 12 13 25 मेरा बन रहा है। ठीक है, 12 और 13 25 हो रहा है, जोड़ने घटाने पर बीच वाला बराबर आना चाहिए। यदि ये सब गुणनखंड है तो गुना करेंगे तो 156 आ ही जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, स्पष्ट सी बात है कि ये गुणनखंड है 156 का, तो गुना करेंगे तो 156 के बराबर ही आएगा, है ना। तो ये 12 और 13 हो रहा था, एक जगह 12 लिखेंगे एक जगह 13 लिखेंगे, तो माइनस में 12x और माइनस में 13x है। ठीक है, पहला पद ऐसे ही एक्स स्क्वायर उतर जाएगा, ये 156 ऐसे ही उतर जाएगा। ठीक है, ये 13 12 आगे पीछे लिख भी सकते हैं, कोई गड़बड़ नहीं होगा। ठीक है, पहले 2 पद में क्या कॉमन है, तो x कॉमन है, x कॉमन मैंने निकाल लिया, 2 में से 1 निकल गया तो 1 बचेगा ना, तब ना 1 1 2 होगा, माइनस x तो ये बाहर आ गया, बचेगा 12 ही ना। ठीक, इसी प्रकार 13 से भाग देंगे 156 में तो भागफल 12 आएगा। ठीक है, 13 दोनों में कॉमन है, इस बार देख लो करके, जब 13 मैं कॉमन लेंगे तो सिर्फ x बचेगा, और यहाँ माइनस, तो माइनस देंगे तभी माइनस माइनस प्लस होगा। ठीक है, 13 से 156 में भाग दे दो, है ना, 12 ही आएगा। इस बात को नहीं विश्वास है तो भागा लगा के देख लो, 13 2 नहीं 26, 12 ही आएगा, है ना। 13 मैंने कॉमन लिया तो 12 बार गुना करेंगे तो 13 गुने 12 156 होगा। ठीक है, तो x माइनस 12 कॉमन आ गया, x माइनस 12 बाहर आ गया तो इधर क्या होगा x होगा। ठीक है, ये तो बाहर आ गया तो क्या होगा -13 होगा बराबर 0। तो जब ये 0 के बराबर होगा, x माइनस 12 जब 0 के बराबर होगा तो x बराबर कितना होगा 12 अंक हो जाएगा। ठीक है, ठीक, x बराबर यही ना होगा 12 पर, और जब 13 0 जब x माइनस 13 जब 0 के बराबर होगा तो x बराबर 13 हो जाएगा। ठीक है, ठीक, x बराबर 13 होगा, तो दोनों स्वीकार है। गणित का अंक ये x किसको माने थे, मैंने x मैं माना था गणित में प्राप्त किया गया अंक, तो गणित में 12 अंक प्राप्त होगा। ठीक है, जब गणित में 12 अंक प्राप्त होगा तो अंग्रेजी में कितना अंक प्राप्त होगा, तो अंग्रेजी में कितना होगा, 30 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा 18 अंक होगा अंग्रेजी में। ठीक है, जब 12 अंक गणित में रहेगा तो 18 अंक अंग्रेजी में रहेगा, जब 13 अंक गणित में रहेगा तो 17 अंक अंग्रेजी में रहेगा, तो यही आंसर हो गया। ठीक है, एक ठो 12 एगो 18 और दूसरा आंसर होगा 13 और 17। ठीक है,
ये गणित में कितना अंक, गणित में 12 अंक, तो अंग्रेजी में 18 अंक। और जब गणित में 13 अंक रहेगा, गणित में जब 13 अंक रहेगा तो अंग्रेजी में कितना अंक होगा, क्योंकि टोटल 30 है तो अंग्रेजी में 17 अंक होगा। यही दोनों आंसर हो गया। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं क्योंकि लंबा वीडियो हो रहा है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट बचा हुआ क्वेश्चन अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है।